नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप पेपर देते हैं तो आपने एक चीज़ देख गौर किया होगा कि उस एग्ज़ाम में एक चीज़ ज़रूर पूछी जाती है, वो है प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। मैं बहुत आसानी से आपको इस टॉपिक को समझाऊंगा। एक बहुत इजी ट्रिक के माध्यम से हम इस टॉपिक को याद करने की कोशिश करेंगे, और अगर आपने एक दो बार देख लिए तो आप कभी इसको भूल भी नहीं पाएंगे। तो हम शुरुआत करेंगे। आज करीब हम लोग 18 से 20 क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पर मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा, बीच में इसको स्किप मत करिएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप कहेंगे समझ में नहीं आया। ठीक है, एक छोटी सी एक स्टोरी। अच्छा, हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। आपने शरणार्थी जो रिफ्यूजी होते हैं उनके बारे में सुना होगा। उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है। जितने भी शरणार्थी होते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर हम अभी बात करते हैं अफ़गानिस्तान की, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश आप बोल सकते हो उसको। तो अफ़गानिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान ने कब्ज़ा किया तो वहाँ के जो लोग हैं वो दूसरे देशों की तरफ जा रहे हैं या दूसरे देशों में जा रहे हैं। तो वो हो गए एक तरीके से शरणार्थी हो गए, वो रिफ्यूजी हो गए, मतलब वो दूसरे देश में अगर जाएंगे तो उन्हें रिफ्यूजी बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन इन जो रिफ्यूजी होते हैं इनके सामने मेन समस्याएं क्या होती हैं? एक तो समस्या ये होती है कि कोई भी देश इनको अपने यहाँ आसानी से आने नहीं देना चाहता। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि बाड़ा लगा देता है, तार बिछा देता है। ऐसे कई देशों ने किया है जो अफ़गानिस्तान के आसपास हैं। उनकी अगर हम बात करेंगे तो ऐसे कई देशों ने किया है। ठीक है, और भारत ने काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तानियों को अपने यहाँ शरण दी है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ये चाहता है कि बहुत ज़्यादा लोग यहाँ ना आ जाएं, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें पता चली कि शरणार्थियों को कोई भी देश आसानी से अपने जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं करने दे रहा है। ठीक है, जितने भी शरणार्थी हैं, अगर हम अभी मैंने अफ़गानिस्तान का एग्जांपल लिया तो हम अभी उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है, अफ़गानिस्तान से कई ऐसे शरणार्थी हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रखी है, एमबीबीएस डॉक्टर हैं वो, और अच्छे टीचर हैं, राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी, मतलब उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है, दिखने में भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके सामने एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो भारत में रह के ना ही श्रम कर पाते हैं, या एक तरीके से कह सकते हो कि उनको रोज़गार नहीं मिल पाता, और ना ही कोई व्यापार कर पाते हैं, क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं हैं। कई मूल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, और उनको आसानी से जो है इन सब चीज़ों को इन सब कामों को करने की, आप कोई डॉक्टर है तो उसको जो है यहाँ पर मतलब तुरंत अपनी डॉक्टरी शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम उनके सामने आती है। तो अब क्या हो रहा है कि कई ऐसे शरणार्थी हैं जो संसार से कटे हुए, बिल्कुल दूर, अ, अफ़गानिस्तान की ख़राब मौसम में जीने को मजबूर हैं। तो ये एक स्टोरी है जो मैंने आपको कुछ शब्द बता रखे हैं, जो रेड किए हैं, वो आपको ध्यान रखना है। और मैंने लिखा भी हुआ है कि शरणार्थियों के लिए ज़्यादातर देश अपने बॉर्डर पर रेड क्रॉस लगा देती हैं। याद रखिएगा, रेड क्रॉस जब मैं बात करूं, ठीक है, रेड क्रॉस मतलब आप यहाँ पर बॉर्डर की बात हो रही है। ठीक है, रेड क्रॉस नाम याद रखिएगा, रेड क्रॉस लगा देती हैं। स्टोरी बहुत सिंपल सी है, अगर आप याद रखेंगे, अपने दिमाग में इमेज बना लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, शरणार्थी आते हैं भाई, नीचे से ये शरणार्थी आ रहा है, लेकिन उसके यहाँ पर रेड क्रॉस लगा हुआ है, ये रेड साइन लगा हुआ है कि आप नहीं आ सकते हो। ठीक है, इनके पास अच्छी बुद्धि है, तेज हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा स्वास्थ्य है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास श्रम के लिए कोई, मतलब इनके लिए मजदूरी के कोई अवसर उपलब्ध नहीं है, और ना ही व्यापार के लिए कोई अवसर इनके पास उपलब्ध है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि ये संसार से दूर अपने ही देश में जो है इनको, अपने देश का जो ख़राब माहौल है, या जो मौसम, ख़राब मौसम जो है, वहाँ पर इनको जीना पड़ रहा है। ठीक है, माहौल को मौसम लिखिएगा, ताकि हम, क्योंकि हमको ना सिर्फ स्टोरी यहाँ पर ध्यान रखनी है, बल्कि हमको इसके अंदर के जो शब्द हैं उनसे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी याद रखने हैं। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपने थोड़ा बहुत तो अपने दिमाग में इसको बसाया ही होगा। नहीं बसाया है तो एक बार फिर से इसको देखिए, और अच्छे से कोशिश करिए कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि यहाँ से आप बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है।
अब हम लोग शुरुआत करेंगे कुछ क्वेश्चन करने की, तो शायद आपको लगेगा कि हाँ ये थोड़ा सा सिंपल तरीका है। मैंने आपको, अच्छा इस स्टोरी में हमको एक चीज़ मेन मुख्यतः याद रखनी है, वो है जीना। ठीक है, जीना से हम याद रखेंगे जिनेवा। जीना से हम याद रखेंगे जिनेवा, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जीना से याद रखेंगे जिनेवा। बाकी शरणार्थियों से इतने सारे शब्द हैं, ये शरणार्थियों की समस्याएं हैं, ये आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, कि उनके पास व्यापार श्रम के अवसर नहीं है, व्यापार के अवसर नहीं है, उनके पास अच्छी बुद्धि भी है, अच्छा स्वास्थ्य भी है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास ये सब चीज़ें नहीं है, इसलिए वो संसार से दूर खराब मौसम में अपने देश के खराब वातावरण में ही जीने को मजबूर हैं। तो जीने से जिनेवा याद रखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं विश्व शरणार्थी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। विश्व शरणार्थी संगठन का मुख्यालय, मैंने क्या बोला था आपको कि शरणार्थियों को खराब मौसम में जीना पड़ रहा है। कहाँ पर जीना पड़ रहा है? जिनेवा में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो विश्व शरणार्थी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? रेड क्रॉस किन के लिए लगाया जाता है सर? रेड क्रॉस लगाया जाता है, या फिर जो रेड क्रॉस जो बनाया जाता है वो शरणार्थियों को अपने देश में आने से रोकने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो शरणार्थी कहाँ जीने को मजबूर हैं? अपने ही देश में, जिनेवा में जो है जीने को मजबूर है। ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। रेड क्रॉस जो है किन के लिए लगाया जाता था? शरणार्थियों के लिए। ठीक है, सारे शब्द देखिए एक दूसरे से मैच है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आसानी से आप याद कर लेंगे। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? उनके पास अच्छी बुद्धि भी है, शरणार्थियों के पास अच्छी बुद्धि भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहाँ रहने को मजबूर है? जिनेवा में। ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। इसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। ठीक है, जो शरणार्थी हैं, मैंने अफ़गानिस्तान का एग्जांपल दिया था, उनके पास अच्छा स्वास्थ्य भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहाँ पर मजबूर है, कहाँ पर रहने को? जिनेवा में। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है, इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, तो जो शरणार्थी हैं उनके पास क्या नहीं है? श्रम नहीं है। ठीक है, श्रम को मैंने यहाँ पर मतलब रोजगार से ले रखा है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी हिंदी आपकी ठीक ठाक है तो कोई इतना प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा सर? जिनेवा में हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, जितने भी जो शरणार्थी हैं उनके पास न श्रम के अवसर उपलब्ध हैं और ना ही व्यापार के, तो कहाँ पर रह रहे हैं वो? जिनेवा में रह रहे हैं। तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक कहानी है और उसके जो रेड कलर के जो शब्द हैं वो बस आपको याद हो जाएंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, इसका विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। ठीक है, इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है इसलिए वो अपने देश में ही रह रहे हैं। ठीक है, तो संसार से दूर रह रहे हैं। ठीक है, तो दूर संचार यहाँ पर हो जाएगा। तो दूर संचार संगठन का मुख्यालय भी कहाँ पर है? जिनेवा में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा ना? तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर से बताई। अच्छा, एक है विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। ठीक है, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय ये कहाँ पर है? तो विश्व मौसम संघ या संगठन का मुख्यालय जो है वो भी जिनेवा में है। ठीक है, वो अपने देश के ख़राब मौसम में रहने को मजबूर हैं। कौन? शरणार्थी। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली होंगी। तो एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने आपको बताई थी, फिलहाल में आप वो याद रखिएगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, जो रेड कलर की जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखने हैं। शरणार्थी याद रखिएगा, रेड क्रॉस याद रखिएगा, बुद्धि और अच्छा स्वास्थ्य, श्रम तथा व्यापार के अवसर नहीं है, संसार से दूर हैं, खराब मौसम में हैं और उनको वहाँ जीना पड़ रहा है, यानी कि जिनेवा में। ठीक है, ये शब्द याद करना इसलिए मुश्किल नहीं होगा क्योंकि ये सभी शरणार्थियों की समस्याएं हैं और आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन इतने तक हमने किए। अब एक थोड़ा सा अलग स्टोरी के साथ लेते हैं। अच्छा, अगर आज की डेट में अगर हम देखें तो दुनिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है वो कौन सा है? अमेरिका। ठीक है,
तो अमेरिका के पास बहुत पैसा है, इसलिए एक स्टोरी बता रहा हूँ, अब इसको एकदम वैसा मत कर लेना। अमेरिका के पास बहुत पैसा है, इसलिए अमेरिका ने विश्व बैंक खोल लिया भैया अपने यहाँ। ठीक है, हालांकि विश्व बैंक में सभी देशों की भागीदारी है, क्योंकि हमको स्टोरी बनानी है तो इसलिए हम यहाँ पर स्टोरी बना रहे हैं। तो अमेरिका के पास इतना पैसा है कि उसने अपने यहाँ विश्व बैंक खोल दिया। अब विश्व बैंक खोला है, बड़ा बैंक होगा, पूरे विश्व का बैंक है, तो इसलिए वहाँ पर बहुत सारी मुद्रा भी है। ठीक है, मुद्रा है। अब इस मुद्रा का यानी कि इस पैसे का ये यूज कहाँ क्या करने में करता है, विकास करने में करता है, अपना विकास करता है, और साथ ही साथ ये उपग्रहों को जो है भेजता है अंतरिक्ष में। और ये उपग्रहों वाला तो हम सभी लोग जानते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है नासा जो है अमेरिका का है। तो सबसे एक तरीके से आज की डेट में अगर सबसे सफल अगर कोई अंतरिक्ष एजेंसी है तो वो नासा है, उसके बाद फिर अपना इसरो भी उसी कैटेगरी के अंदर आने लगा है। ठीक है, तो फिलहाल में हम नासा का याद रखते हैं यहाँ पर से। तो ये सब इन चीज़ों के बारे में याद है। अच्छा, जब मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा से हम वित्त भी याद रखते हैं। ठीक है, इकनॉमी, मुद्रा बहुत ज़्यादा किसी के पास होगी तो उसके पास जो इकनॉमी है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, या एक तरीके से कहते हैं जो वित्तीय उसका एक संगठन है वो भी थोड़ा सा मजबूत होगा। तो एक छोटे से स्टोरी थी, विश्व बैंक के पास मुद्रा बहुत है और इसी मुद्रा का इस्तेमाल अमेरिका करता है विकास करने में और उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में। ठीक है, चलिए अब इससे एक छोटी सी स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? जाहिर सी बात है वॉशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर से आप कहोगे कि अरे हो सकता है कि अमेरिका से ही जो है मिलते जुलते बहुत सारे ऑप्शन दे दिए जाएं, मतलब अमेरिका के अलग अलग शहरों के नाम। तो ऐसा बहुत कम संभावनाएं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप इस स्टोरी से अपने आप को लिंक कर पाएंगे तो वॉशिंगटन डीसी अगर आपने बार बार मतलब 2-3 बार भी अगर आपने इसको पढ़ा है तो एग्ज़ाम में आपका फटाक से आपके एग्जाम दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी। ठीक है, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, विश्व बैंक के पास क्या है? बहुत सारी मुद्रा है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? बहुत सारी मुद्रा है तो उसका उपयोग वो क्या करने में करता है? विकास करने में करता है। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का मुख्यालय, मैंने क्या बोला, मुद्रा भी है तो उसके बाद जो वित्तीय एक तरीके से आप कह सकते हो ढांचा है वो मजबूत होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी से है, डीसी में। ठीक है, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह संगठन का। अच्छा, एक अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन था, मैंने वो बताया था जिनेवा में, कि वो संसार से दूर रह रहे हैं। यहाँ पर दूर संचार के साथ उपग्रह भी लगा है। तो जैसे ही उपग्रह लगा, आपको पता है कि आज सबसे ज़्यादा मतलब उपग्रह भेजने में एक तरीके से कह सकते हो कि प्रक्षेपित करने के मामले में नासा जो है काफ़ी आगे है। ठीक है, तो वॉशिंगटन डीसी हो जाएगा इसका भी। समझ रहे हो ना? सिंपल सा आप याद रखिए, इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करिए। अपने दिमाग में आप इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न उठाएंगे फिर आपके सामने उतनी ही समस्याएं बढ़ती जाएंगी। सिंपल सा 2 लाइन की स्टोरी है, याद करिए बस। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आगे और वीडियो बनाएंगे तो उनमें आपको करवाएंगे, और वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मैं लिंक करके बताऊंगा। चलिए, अच्छा विश्व खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय हमको बताना है, तो अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। ठीक है, विश्व खाद्य और कृषि संगठन, जब भी हम कृषि की बात करते हैं तो किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, इतनी मेहनत करते हैं कि उनके रोम रोम में दर्द होने लगता है। और ये आपने कई जगह मतलब इस शॉर्ट ट्रिक कई जगह आपने पढ़ी भी होगी, कोचिंग अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी आपको कराई जाती है, क्योंकि ये बहुत आसान इसी तरीके से याद हो जाती है। ठीक है, जितने भी जो किसान रहते हैं, कृषि से रिलेटेड जो लोग रहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि उनके रोम रोम में दर्द होने लगता है। तो ये जो विश्व खाद्य और कृषि संगठन है इसका मुख्यालय कहाँ पर है सर? रोम में है। ठीक है, याद हो जाएगा। रोम कहाँ पड़ता है? इटली में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? भाई किसान मेहनत करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी मतलब मेहनत करने के बाद उनके रोम रोम में दर्द हो जाता है, तो इसलिए किसानों के विकास के लिए जो कोष बनाया जाएगा वो भी रोम में ही बनाया जाएगा। तो ऑप्शन ई वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है।
इसके बाद विश्व डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व डाक संघ का मुख्यालय है, आपने किसी भी डाकिये को देखा होगा, वो धूप में काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा धूप होती है तो उनकी जो स्किन होती है वो जल जाती है, जलने को बोलते हैं बर्न होना, ठीक है। तो विश्व डाक संघ का जो मुख्यालय है वो बर्न में है। तो आप जब भी याद करेंगे विश्व डाक संघ का मुख्यालय तो आप याद करिएगा किसी भी पोस्टमैन को, और देखिएगा कि वो धूप में काम कर रहे हैं, और वहाँ से आप याद रख सकते हैं कि उनकी स्किन जल ली है, ठीक है। वहाँ से आप बर्न याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था। इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार का मुख्यालय, जितने भी जो ब्रिटेन ने जितने भी देशों पे कब्जा किया, उन्होंने क्या किया कि उन देशों को लूटा। अच्छा, कब्जा कैसे किया इन्होंने? ये मेनली समुद्री मार्ग से आते थे, ठीक है, और समुद्री मार्ग से आते थे और वहाँ पर कब्जा करते थे, जो कीमती सामान है उनको लूटते थे और वापस ब्रिटेन सामान वो भेज देते थे, कब्जा भी करते थे और जो सामान है उसको भी ब्रिटेन भेजते थे। तो किस रास्ते भेजते थे? समुद्र के रास्ते भेजते थे। समुद्र के रास्ते मतलब ये व्यापार करने में काफ़ी महारत हासिल थी इनको, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? लंदन में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रमंडल बेसिकली उन देशों का समूह है जो कभी भी मतलब ब्रिटेन के एक तरीके से आप कह सकते हो गुलाम रहे या ब्रिटेन के कब्जे में रहे, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में है, ठीक है, क्योंकि ये संगठन ही ऐसे देशों का है जो कि मतलब ब्रिटेन के कब्जे में रहे हों कभी, ठीक है। और ये हमारी पूरी की पूरी एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक्स थी, जिसमें हमने 2-3 स्टोरी के माध्यम से करीब 18-20 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं अभी, और आपके लिए मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, इनके जवाब आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, देखिए वैसे तो क्या है कि मैं ट्रिक पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसी रहती हैं जिनको हम क्वेश्चन से ही जो है मतलब उन क्वेश्चन के अंदर से ही जो है वो ट्रिक बना सकते हैं। तो जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो ट्रिक भी हमारे दिमाग में आने लगती है। अगर हम फालतू के इधर की उधर की बातें करके पूरी ट्रिक बनाएंगे तो अब हमें पहले वो ट्रिक याद करनी पड़ेगी मेहनत से, और उसके बाद फिर पता चला कि एग्ज़ाम के वक्त हम वो ट्रिक ही भूल गए, ठीक है। तो अगली बार से अगर आपको ऐसे याद करना होगा तो आपने मेन पकड़ा शरणार्थी, आपने पकड़ लिया भाई, ठीक है, और वो जीने को मजबूर हैं आपने पकड़ लिया, ये 2 शब्द आपने पकड़े। अब शरणार्थियों की समस्याएं सुनिए और जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय बता दीजिए जिनेवा में। समझ रहे हो ना? बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं हो जाएगी। अच्छा, अब विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, और एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ, उसका आंसर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये है कि विश्व शरणार्थी संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, एक है विश्व शरणार्थी संगठन का मुख्यालय और दूसरा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है। और ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।